हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। आज फिर से हम गुरु सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नॉलेज को टेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इट इज अबाउट ट्रीटी ऑफ यानडाबू। तो ये जो ट्रीटी थी ये साइन की गई थी आफ्टर विच वॉर। तो जो भी हमारे वॉर्स होते हैं तो उनके बाद जो ट्रीटी साइन होती थी दोनों पार्टीज में, तो वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इनफैक्ट ये जो ट्रीटी है हमारी, ये बर्मा से रिलेटेड है, एंग्लो बर्मीज वॉर, और इसीलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ यानडाबू। तो उन सभी सेक्शंस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो नज़र के सामने नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद इस ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसके तहत क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टेरिटरीज को ले लेती थी जो भी राजा होते थे उनसे। तो जैसे किंग ऑफ एवा हैं, उनसे टेरिटरीज ली गई थी बर्मा की, जैसे असम हो गया, कचर हो गया और जैंतिया हो गया। तो ऐसे ये पीस जो होता था वो मेंटेन किया जाता था। दूसरा सवाल है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2022। यहाँ पे वर्ल्ड सिटीज डे 2022 जो है ये शंघाई में जो है कंडक्ट कराया गया। वर्ल्ड सिटीज डे क्यों मनाया जाता है? सिटीज में जो चैलेंजेस है उनको हम कैसे हैंडल करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, ये थीम है 2022 का। ठीक है, अर्बन अक्टूबर पूरा मंथ जो होता है और अर्बन अक्टूबर के नाम से जाना जाता है, और डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो की जाती है, और कैसे सिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सके। बेटर सिटी बेटर लाइफ। ओके, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पर कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इन्होंने जनगण मन लिखा हुआ है, राइट? तो किताबों से हमेशा सवाल आते हैं, जैसे गांधी जी की किताबें देख लें या फिर सुभाष चंद्र बोस की किताबों से आने का बहुत संभावना है इस बार। यहाँ पर द गार्डनर, गीतांजलि, किंग ऑफ डार्क चेंबर, और डी ऑप्शन है ऑल आर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये सारे काम जो हैं, सारी किताबें रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। अब देखिए, एक रिपोर्ट आई है, सर्वे आया है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब देती है, डेजिग्नेशन देती है वर्ल्ड लेवल पे, जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं साइट्स कल्चरली या फिर नेचुरली। अब इन्होंने बताया है एक सर्वे में कि 18,600 ग्लेशियर्स जो हैं वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे, जो अभी 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है, और ये जो सर्वे है ये यूनेस्को ने कंडक्ट कराया है, इसे अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे UNEP भी दिया गया है ऑप्शन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये भी एनवायरमेंटल सर्वेज निकालती है। UNDP हो गया, FAO हो गया, FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए इन सभी की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, द डुरंड लाइन अग्रीमेंट जो था बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये कब अप्रूव किया गया था? तो 1893 में। हम इंडिया अफगानिस्तान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1893 में पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, राइट? यहाँ पे ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये इंडिया हो गया। तो उस वक्त ये पूरा इंडिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर्टिमर डूरिन जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भेजा गया था उनको, और उन्होंने ये आकर साइन किया था। चलिए, विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ एज ऑफ नवंबर 2022? सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है? तो मिनटमैन हैवी, फाल्कन हैवी, लॉन्ग मार्च 5B, GSLV Mark 3। अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो स्पेसएक्स जो है उसका फाल्कन हैवी जो है ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये लॉन्च किया गया है। तो स्पेसएक्स ऐसे बहुत सारे स्पेस ऑपरेशंस कर रहा है, राइट? चलिए, प्रसाद स्कीम, जिसको अब हम प्रसाद भी बोलते हैं, तो ये नेशनल लेवल का स्कीम है जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए और उन एरियाज को डेवलप करने के लिए बेसिक अमेनिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाए विजिटर्स को।
तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज प्रसाद स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है सरकार द्वारा 2014 और 15 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये सही है। दूसरा है इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड कराएगी स्टेट गवर्नमेंट को विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसीलिए आंसर होता है बोथ 1 एंड 2। देखिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा देगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। मद्रास महाजन सभा ये क्या 1885 में स्टार्ट हुई थी, एक स्टेटमेंट है। दूसरा है पी रंगैया नायडू जो है ये इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। थर्ड है आनंदा चार्युलू वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये 1884 में स्टार्ट हुई थी और इसका पहला सेशन भी 1884 में हुआ था। और पी रंगैया नायडू जो हैं ये इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, एंड आनंदा चार्युलू जो हैं वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स इसीलिए गलत है। Which Indian chess players won the open and women's title in the Asian Continental Chess Championship? किन्होंने जीता है? ये जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हैं आर प्रज्ञानंदा एंड पीवी नंदीधा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं बेसिक, इनको याद करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी मेजर डेवलपमेंट हुई थी वो देखेंगे हम। तो 3 स्टेटमेंट है, हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन टी। तो देखिए मोनोपोली तो जो है ट्रेड में खत्म करी गई थी, लेकिन टी में नहीं करी गई थी। टी में उनको अलाउ किया गया था, बाकी जगह पे खत्म कर दिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसीलिए क्या होता है, रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारा इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये कब हुआ था, ये 1833 में हुआ था, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। यहाँ 1813 की बात हो रही है। ये जो आंसर है हमारा इट ऑल्सो हैड अ प्रोविजन ऑफ कंपनी टू इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ये सही है। ठीक है, तो आंसर होता है ए ओनली। चलिए अब लॉर्ड रिपन जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड काइंड वाइसरॉय थे। इनके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनका जो वाइसरॉयशिप है उसके दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में कि कौन कौन से गवर्नर जनरल्स के तहत क्या क्या काम हुए, वाइसरॉयज के तहत क्या क्या काम हुए, तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इनका श्रेय है। पहला स्टेटमेंट है सिविल सर्विसेज की जो एज लिमिट है इसको बढ़ा दी गई थी 21 साल की, सही है ये। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है इसे पास कर दिया गया था, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको रिपील कर दिया गया था, ये भी करेक्ट है। और हंटर कमीशन जो है इसे अपॉइंट किया गया था फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था इनके वाइसरॉयशिप के दौरान, और ये उन सभी का एग्जाम्पल है। तो आंसर होता है हमारा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए अब हमें फ्रेंच जो ट्रेडिंग पोस्ट थे तो वो क्रोनोलॉजिकली बताना है किस ऑर्डर में एस्टैब्लिश हुए थे। तो सूरत, मसूलीपट्टनम, माहे, कराईकल, यहां पर हमारा आंसर होगा 1, 2, 3, 4। इसी ऑर्डर में जो है ये एस्टैब्लिश किए गए थे। और फ्रेंच जो थे दे वर लास्ट टू कम इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए शक्ति पॉलिसी, बहुत ही ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को लिया गया है। शक्ति पॉलिसी से बहुत हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए शक्ति जो है विमेन एंड चाइल्ड से हम रिलेट कर सकते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कर सकते हैं, लेकिन सबसे हटके अगर आपने नहीं पढ़ा है तब तो आपके नंबर गए इसमें। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की पॉलिसी है, किस लिए है, कोल एलोकेशन के लिए है। ठीक है, 3/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट करते हैं, हाईली हम डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और इसका एलोकेशन सही से हो सके
तो इसीलिए इस पॉलिसी को जो है लाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इससे एसोसिएटेड है क्योंकि पावर जनरेशन का काम होता है। अगला सवाल है जन गण मन जो है पहली बार कब गाया गया था? अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि 1911 में ये गाया गया था पहली बार, और 27 दिसंबर 1911 को कौन से सेशन में? कैलकाटा सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकाटा सेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसे कब लाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और तब से ये हमारा नेशनल एंथम बन चुका है। चलिए, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद? तो देखिए, निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स को हमेशा से सपोर्ट देते आए हैं। उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो प्रो ब्रिटिशर थे। उनके साथ साथ और भी जगह जैसे नवाब ऑफ भोपाल हो गए, होलकर्स हो गए हमारे, तो इन सभी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और इसी वजह से क्या हुआ, 1857 को सप्रेस करने में उन्हें जीत मिली थी ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ सोनाजी पंत जो है इन्होंने लीड किया था 1857 का रिवॉल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जितने भी लीडर्स हैं, खान बहादुर खान, मंगल पांडे, तो इन सभी के जगह एसोसिएटेड जो जगह है इनसे वो भी आपको पता होना चाहिए किसने कहां से ये रिवोल्ट को लीड किया था। ऐसे सवाल आते रहते हैं। थैंक यू, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट।